हमारा चैप्टर जनन स्वास्थ्य चल रहा है। इसमें हमने जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियाँ और इसके बाद जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी कि MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 यानी कि 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। तथापि MTP में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं के जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों की असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहाँ सगर्भता बनी रहने की स्थिति से माँ अथवा भ्रूण दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई है कि अधिकतर MTP गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। पूरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्बेधन का दुरुपयोग। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यहाँ पता चलने पर कि भ्रूण मादा है MTP कराया जाता है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। दूसरा है यौन संचारित संक्रमण। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण STI या रजित रोग BD अथवा जनन मार्ग RTI संक्रमण कहा जाता है। सूचक गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस, जनिक परिसरप, जेनाइटिकल हर्पीजा, क्लेमाइडियता, ट्राइकोमोनास, लैंगिक मस्तिष्क सूद B और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV/AIDS आदि सामान्य यौन संचारित रोग है। इन सब के साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत B तथा HIV के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे वाली सुइयों, टीकों, शल्य क्रिया के औजारों तथा संदूषित रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित मादा से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। यकृत B जनिक परिसरप तथा HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचान एवं इनका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। इन सभी रोगों के
सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जनन क्षेत्र में खुजली, तरल स्राव आना, हल्का दर्द तथा सूजन आदि हो सकते हैं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती हैं। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते, इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट ना होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो कि श्रोणि सूथज रोग, PID, गर्भपात, मृत शिशु जन्म, अपस्थानिक सगर्भता, वंध्यता तथा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं। वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, लेकिन घबराइए मत, इससे बचाव का उपाय तो आपके हाथों में है। आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। इनफर्टिलिटी या वंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपत्ति वंध्या अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में प्रायः दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ नैदानिक जांच में सहायक हो सकती हैं और इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दे सकती हैं। फिर भी जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहां कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART कहलाती हैं, यानी कि आर्ट कहलाती हैं। पात्र निषेचन IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण एक उपाय हो सकता है। इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर तक को फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे युग्मनज अंतःडिंब वाहिनी फैलोपी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं, ZIFT कहते हैं। और भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है तो उसे परिवर्तन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र IUT कहते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है, उनकी सहायता के लिए जीवी निषेचन इन विवो फर्टिलाइजेशन स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाली भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों की फैलोपी नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंडाकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण ICSI दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। वंध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्यसेचित कर सकने के योग्य नहीं है अथवा जिसके स्खलित व्रीहि में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्यसेचन AI तकनीक से किया जाता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। इसे अंतः गर्भाशय वीर्यसेचन IUI कहते हैं। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है और ये बहुत महंगी भी होती हैं। इसलिए पूरे देश में फ़िलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध है। स्पष्ट है कि इनकी लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक घटक भी काफ़ी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। हमारा देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाज़त देता है और जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। सो थैंक यू।